बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव अहिरौली में जन्मा था अभिमन्यु सिंह। गंगा किनारे बसे इस गांव की हवा में ही एक अलग तरह की जिद थी। अभिमन्यु के पिता एक साधारण स्कूल मास्टर थे, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा सम्राट अशोक और वीर कुंवर सिंह के शौर्य के इर्द गिर्द घूमती थीं। अभिमन्यु बचपन से ही लंबा, तगड़ा और फुर्तीला था। गांव के अखाड़े में जब वो कुश्ती लड़ता तो बड़े बड़े पहलवानों के पसीने छुड़ा देता। अभिमन्यु का सपना केवल नौकरी पाना नहीं था, उसका सपना था सीने पर तिरंगा पहनना। अपनी मेहनत और बिहारी जिद के दम पर उसने पहली ही बार में एनडीए की परीक्षा पास की। जब वो गांव से विदा हो रहा था तो उसकी मां ने उसके माथे पर गंगा की मिट्टी का तिलक लगाया और कहा, बबुआ, पीठ मत दिखाना, चाहे सीना छलनी हो जाए। अभिमन्यु ने ट्रेनिंग में अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। वो 9 पैरा SF का हिस्सा बना। अपनी निडरता और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे गुप्त ऑपरेशनों में उसकी कामयाबी ने उसे जल्द ही मेजर के पद तक पहुंचा दिया। मेजर अभिमन्यु सिंह अब भारतीय सेना की एक ऐसी तलवार था जिसकी धार दुश्मन को महसूस तो होती थी, लेकिन वो दिखती नहीं थी। साल 2017 की एक सर्द शाम दिल्ली के एक सुरक्षित घर में रॉ के आला अफसरों की बैठक हुई। पाकिस्तान के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, भारत के खिलाफ एक नया आतंकी नेटवर्क। भारत को वहां एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दुश्मन के घर में घुसकर उसका भेद ला सके। अभिमन्यु को चुना गया। उसकी बिहारी पृष्ठभूमि ने उसे भाषाओं को पकड़ने की अद्भुत क्षमता दी थी। उसे अगले 2 सालों तक कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। उसे अपनी बिहारी पहचान पूरी तरह मिटानी थी। उसे लाहौर की पंजाबी और रावलपिंडी की उर्दू सिखाई गई। उसे इस्लाम की बारीकियों, नमाज के तरीके और कुरान की आयतों को ऐसे रटाया गया कि कोई उलेमा भी उस पर शक न कर सके। सबसे कठिन था एक नाई का काम सीखना। मेजर अभिमन्यु जो कभी AK-47 चलाता था, अब उसे उस तरह चलाना सीखना था। दिल्ली के एक पुराने नाई के पास उसने 6 महीने तक बाल काटना और दाढ़ी बनाना सीखा। उसके हाथों की उंगलियों को बंदूक के ट्रिगर की जगह कैंची की लय पकड़नी थी। उसका नया नाम रखा गया इरफान अली। उसकी फाइलें जला दी गईं। आधिकारिक तौर पर मेजर अभिमन्यु सिंह को सेना के रिकॉर्ड में भगोड़ा या लापता घोषित कर दिया गया, ताकि अगर वो पकड़ा भी जाए तो भारत सरकार पल्ला झाड़ सके। अभिमन्यु जो अब इरफान बन चुका था, सीमा पार कर पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर पहुंचा। ये शहर पाकिस्तानी सेना का गढ़ था। वहां उसने एक छोटी सी दुकान ली, नूरी हजामत सेंटर। शुरुआती साल बहुत कठिन थे। उसे हर पल डर रहता था कि कहीं नींद में वो जय हिंद ना बोल दे या अपनी असलियत ना उगल दे। वो सुबह 4 बजे उठता, मस्जिद जाता और फिर दुकान खोलता। धीरे धीरे उसकी दुकान फौजियों के बीच मशहूर हो गई। वो बहुत कम बोलता और ज्यादा सुनता। पाकिस्तानी कर्नल और ब्रिगेडियर उसकी दुकान पर आते। जब वो उनकी दाढ़ी बनाता तो वो बेखौफ होकर सीना की रणनीतियों और आपसी गुटबाजी की बातें करते। उन्हें क्या पता था कि जिस उस तरह से वो अपनी गर्दन साफ करवा रहे हैं, वो एक भारतीय मेजर के हाथ में है। अभिमन्यु अपने दिमाग में उन नक्शों और कोड्स को दर्ज कर लेता और रात को एक गुप्त सैटेलाइट फोन के जरिए दिल्ली सूचना भेजता। उसने 4 साल तक एक स्लीपर सेल की तरह काम किया। वो अकेला था। उसे अपने परिवार की याद आती। बिहार की मिट्टी और अपनी माँ के हाथ की लिट्टी चोखा की याद उसे रुला देती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अभिमन्यु की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन नियति का खेल निराला होता है। 2022 की एक दोपहर दुकान पर एक शख्स आया जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बिहार का ही एक पुराना अपराधी था, जो वर्षों पहले तस्करी के मामले में पाकिस्तान भाग आया था और अब ISI का मुखबिर बन चुका था। उसने गौर किया कि इरफान जब चाय पी रहा था तो उसने अनजाने में अपनी उंगलियों से मेज पर एक विशेष पैटर्न बनाया। ये पैरा कमांडो की एक गुप्त सांकेतिक आदत थी। उस मुखबिर को शक हुआ। उसने चुपके से इरफान की दुकान की तलाशी ली और उसे दुकान के पीछे एक पुरानी ईंट के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड नोट मिला, जिस पर कुछ नंबर लिखे थे। उसने तुरंत ISI को खबर दी। उसी रात जब अभिमन्यु अपनी दुकान बंद कर रहा था, अचानक 3 काली गाड़ियां रुकीं। 30 से ज्यादा हथियारबंद कमांडो ने उसे घेर लिया। अभिमन्यु समझ गया कि खेल खत्म हो गया है। उसने अपनी जेब से साइनाइड की गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन एक बिजली के झटके ने उसे फर्श पर गिरा दिया। अभिमन्यु को रावलपिंडी के सबसे कुख्यात टॉर्चर सेल लाहौर फोर्ट के बेसमेंट में ले जाया गया। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और चीखों की गूंज पहले से ही मौजूद थी। सामने बैठा था मेजर जफर, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। तो तुम हो वो भारतीय चूहे, जफर ने चिल्लाकर कहा। अभिमन्यु चुप रहा। फिर शुरू हुआ जुल्मों का वो सिलसिला जिसे सुनकर रूह कांप जाए।
उसे नंगा करके पूरी रात बर्फ की सिल्लियों पर सुलाया गया। जब उसका शरीर जमने लगता तो उस पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता। जफर ने एक एक करके अभिमन्यु के दाहिने हाथ के 3 नाखून उखाड़ दिए ताकि वो कभी बंदूक न पकड़ सके। अभिमन्यु के मुंह से चीख निकली, लेकिन अगले ही पल उसने दांत पीस लिए और बोला, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। उसके शरीर के नाजुक हिस्सों पर बिजली के तार लगाए गए। झटके इतने तेज थे कि उसकी हड्डियां तक चटकने लगी थीं। उसे हफ्तों तक अंधेरे कमरे में रखा गया, जहां पानी की एक एक बूंद गिरने की आवाज उसे पागल करने के लिए काफी थी। उसे बताया गया कि उसकी मां मर गई है और भारत में उसे आतंकवादी घोषित कर दिया है। मेजर जफर ने उसे पीटा, उसकी पसलियां तोड़ दी, उसे भूखा रखा। 3 महीनों तक वो सूरज की रोशनी नहीं देख पाया। उसका वजन 20 किलो कम हो गया था। आंखें धंस गई थीं, लेकिन उसकी बिहारी जिद अभी भी जिंदा थी। वो टूटने को तैयार नहीं था। एक रात जब पूरे पाकिस्तान में भारी मॉनसूनी बारिश हो रही थी, टॉर्चर सेल की छत से पानी टपकने लगा। उस दिन जेल के पहरेदार नशे में धुत थे, क्योंकि उनका एक बड़ा त्योहार था। अभिमन्यु ने देखा कि उसकी हथकड़ी की एक कील ढीली हो गई है। उसने अपने टूटे हुए नाखूनों वाले हाथों से असहनीय दर्द सहते हुए उस कील को दीवार से रगड़ना शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद उसने अपनी एक हथकड़ी खोल ली। जैसे ही संतरी खाना लेकर अंदर आया, अभिमन्यु ने बिजली की फुर्ती दिखाई। उसने अपनी जंजीर को संतरी के गले में फंसाया और उसे तब तक भींचा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। उसने संतरी की वर्दी पहनी और उसकी पिस्तौल ले ली। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। जेल के गलियारों में सायरन बजने लगे। कैदी भाग गया, कैदी भाग गया की आवाजें गूंजने लगी। अभिमन्यु ने 2 गार्डों को वहीं ढेर किया और दीवार फांदकर पास के घने जंगल और उफनती नदी की ओर दौड़ लगा दी। पीछे से गोलियों की बौछार हो रही थी। एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई, लेकिन वो नहीं रुका। वो पहाड़ी से नीचे बहती एक बर्फीली नदी में कूद गया। अगले 2 दिनों तक वो कीचड़, पत्थरों और झाड़ियों में रेंगता रहा। उसका शरीर इन्फेक्शन से भर चुका था। उसे तेज बुखार था। उसे मौत सामने दिख रही थी। भागते भागते वो मुजफ्फराबाद के पास एक छोटे से पहाड़ी गांव के किनारे पहुंचा। रावलपिंडी की उस काली जेल से भागने के बाद मेजर अभिमन्यु का शरीर केवल एक ढांचा रह गया था। उसकी पीठ से खून बह रहा था, हाथ के नाखून उखड़े हुए थे और पैरों में जंजीरों के गहरे घाव थे। वो मुजफ्फराबाद की बर्फीली वादियों में रेंग रहा था। उसे लगा कि आज उसकी बिहारी मिट्टी का ये बेटा पराई जमीन पर दम तोड़ देगा। तभी कोहरे के बीच उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी। वो एक लकड़ी का छोटा सा घर था जो पहाड़ की ढलान पर अकेला खड़ा था। अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे पर दस्तक दी और वहीं ढेर हो गया। दरवाजा खुला। सामने 22 साल की जन्नत खड़ी थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी और रंग कश्मीरी सेब जैसा लाल। उसने जैसे ही उस लहूलुहान अजनबी को देखा, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसने देखा कि अजनबी की वर्दी फटी हुई है और उसके सीने पर POW का निशान दहक रहा है। जन्नत जानती थी कि ये कोई भगोड़ा कैदी है, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत ने जन्नत के दिल में करुणा जगा दी। उसने अपने बूढ़े पिता को पुकारा और दोनों ने मिलकर अभिमन्यु को अंदर आग के पास लिटाया। जन्नत ने जब उसके जख्मों को साफ करना शुरू किया तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने उसके सीने पर मरहम लगाया और जैसे ही उसका हाथ उसकी गर्म त्वचा से छुआ, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वो पूरी रात उसके पास बैठी रही, उसे अपने कंबल से ढकती रही और उसकी सांसों की लय को सुनती रही। 3 दिन बाद जब अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक महकते हुए कमरे में पाया। सामने जन्नत बैठी थी जो केसर वाली चाय बना रही थी। धूप की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। अभिमन्यु ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठा। जन्नत तुरंत उसके पास आई और उसके कंधों को थाम लिया। हिलिए मत, अभी आपके जख्म हरे हैं, उसने धीमी और रेशमी आवाज में कहा। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई नफरत नहीं थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं एक... जन्नत ने अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी। आप कौन है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे मजहब ने सिखाया है कि घायल की सेवा ही खुदा की इबादत है।
उस छुअन ने अभिमन्यु के अंदर जैसे बिजली दौड़ा दी। बरसों की जासूसी और महीनों के टॉर्चर के बाद पहली बार उसे किसी की छुअन में सुकून महसूस हुआ था। अगले 2 महीनों तक अभिमन्यु उस घर के एक गुप्त तहखाने में रहा। जन्नत रोज उसके पास आती, वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। जन्नत उसे उर्दू की शायरी सुनाती और अभिमन्यु उसे अपने बिहार की कहानियां सुनाता। उसने उसे बताया कि कैसे उसके गांव में गंगा बहती है, कैसे वहां की मिट्टी में सौंधापन है। एक रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी, जन्नत अभिमन्यु के जख्मों पर तेल की मालिश कर रही थी। कमरे में केवल एक दिया जल रहा था। अभिमन्यु ने जन्नत का हाथ पकड़ लिया। जन्नत ठिठक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। अभी मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी अजनबी के लिए मेरा दिल ऐसे धड़केगा। आप दुश्मन मुल्क के हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप वो फरिश्ते हैं जिसे खुदा ने मेरी तन्हाई दूर करने भेजा है। अभिमन्यु ने धीरे से जन्नत के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे को चूम लिया। वो लम्हा जैसे ठहर गया। उस रात सरहद की नफरत हार गई और 2 रूहों का मिलन हुआ। उनके बीच का रोमांस शारीरिक कम, रूहानी ज्यादा था। वे घंटों एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते, बिना कुछ बोले। अभिमन्यु जन्नत के बालों की खुशबू में अपनी सारी प्रताड़नाएं भूल जाता। 2 साल बीत गए। अभिमन्यु अब जन्नत के साथ उसी पहाड़ी पर अब्दुल बनकर रहने लगा था। गांव वालों को लगा कि वो जन्नत का शौहर है। वे दोनों एक साथ खेतों में काम करते, साथ में खाना पकाते। अभिमन्यु ने जन्नत को अपनी जांबाजी के किस्से सुनाए और जन्नत ने उसे प्यार की गहराई दिखाई। अभिमन्यु ने एक बार जन्नत से कहा, अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम भारत चली जाना। जन्नत हंसकर कहती, जहां आप वहीं मेरी जन्नत। लेकिन किस्मत अपना खेल खेल रही थी। मेजर जफर, जो अभिमन्यु को पकड़ने के लिए पागल था, उसने पूरे इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा रखा था। उसे खबर मिली कि मुजफ्फराबाद की पहाड़ियों में एक ऐसा शख्स है जो अपनी पहचान छिपा कर रह रहा है। एक दोपहर जब अभिमन्यु जन्नत के लिए जंगल से फूल तोड़कर ला रहा था, उसने देखा कि गांव की ओर सेना के ट्रक बढ़ रहे हैं। उसके फौजी दिमाग ने तुरंत खतरे को भांप लिया। वो दौड़कर घर पहुंचा। जन्नत, हमें अभी निकलना होगा, उन्हें पता चल गया है। लेकिन देर हो चुकी थी। मेजर जफर की टुकड़ी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। गोलियां चलने लगी। अभिमन्यु ने अपनी पुरानी छुपाई हुई पिस्तौल निकाली। उसने जन्नत को अपने पीछे सुरक्षित किया। जन्नत, पीछे वाले रास्ते से भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, जन्नत चिल्लाई। अभिमन्यु ने अपनी बिहारी जिद दिखाई। उसने अकेले ही 10-12 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन जफर ने चालाकी की। उसने जन्नत पर निशाना साधा। जैसे ही जफर ने गोली चलाई, अभिमन्यु जन्नत के सामने आ गया। गोली अभिमन्यु के कंधे को चीर गई। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। भारतीय सेना के पैरा SF कमांडो, जो महीनों से अभिमन्यु को ट्रैक कर रहे थे, सीमा पार कर हॉट परस्यूट में वहां पहुंच गए। चारों तरफ धुआं और गोलियां थीं। अभिमन्यु और जन्नत को भारतीय कमांडो ने बचा लिया। वे उन्हें हेलीकॉप्टर की ओर ले जा रहे थे। जन्नत घायल अभिमन्यु का हाथ पकड़े हुए थी। उसे लगा कि अब वे भारत जाएंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तभी भारतीय कमांडो के लीडर, जो अभिमन्यु का पुराना दोस्त विक्रम था, उसने अभिमन्यु के कान में कुछ कहा। अभिमन्यु के चेहरे का रंग उड़ गया। अभिमन्यु ने जन्नत की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और शक था। अभिमन्यु ने जन्नत का हाथ झटक दिया। विक्रम ने जन्नत को हथकड़ी लगा दी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जन्नत रोते हुए चिल्लाई। अभी बताओ इन्हें कि मैं तुम्हारी जान बचाई है, अभिमन्यु ने कांपती आवाज में कहा। जन्नत, या कहूं एजेंट जोया, मुझे अभी पता चला है कि तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम ISI की हनी ट्रैप एजेंट हो। पिछले 2 साल से तुम मुझे बचा नहीं रही थी, बल्कि मेरी याददाश्त और मेरे अंदर दबे भारत के न्यूक्लियर कोड्स उगलवाने का इंतजार कर रही थी। जन्नत का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों की करुणा गायब हो गई और वहां एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो रूह कंपा दे। देर कर दी पहचानने में मेजर अभिमन्यु। मैंने सोचा था तुम प्यार में पूरी तरह अंधे हो चुके हो, जन्नत ने ठंडे लहजे में कहा। अभिमन्यु का दिल टूटकर बिखर गया। जिस औरत को उसने अपनी रूह दी थी, वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरने लगा, जन्नत ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा डेटोनेटर निकाला। उसने अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम भारत के भी नहीं रहोगे। और फिर तुरंत एक बड़ा सा धमाका होता है, बूम। और इसी के साथ एक सुसाइड बॉम्बर के साथ अभिमन्यु और उसकी पूरी टीम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन क्या ये जोया की जीत थी, या फिर जीतने के बाद भी वो हार गई? आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो को 50 लाइक करें। हमारा वादा है, हम अगला पार्ट जरूर लाएंगे। धन्यवाद।